वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ के, वो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 इम्प्लीमेंट हुआ था ये 22 जनवरी 1991 को। इसमें 23 सेक्शन है, एक ही शेड्यूल है जो पेनल्टी को डिस्क्राइब करता है, और ये एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1991। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एज यूजुअल हम इसमें लिखेंगे। दिस एक्ट इज नोन एज द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991. इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 22 जनवरी 1991 with 23 sections, 1 schedule and act number 5 of 1991. एक्ट नंबर 5 मतलब एक्ट नंबर 69 मतलब एक्ट नंबर 68 नंबर जो ये लिखते हैं, ये उस साल जो एक्ट्स पारित हुए हैं उनका जिक्र इसमें होता है। अब आते हैं हम दुर्घटनाओं के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में। जो डेफिनेशन कहता है कि एक्सीडेंट मतलब होता है कि सडन और unintentionally occurrence of any circumstances which led to damage human life, property or environment in any dimension. Either you consider it as a solid, or you consider it as a liquid, or you consider as a radioactive waste, or you consider as an any type of hazardous substance जिसके रिलीज़ होने से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोलॉजी को, हमारे जो है आपका ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को थ्रेट हो, डैमेज हो जाए, तो उसको हम उस घटना को दुर्घटना के रूप में जानते हैं। कहा ही जाता है दुर्घटना मतलब कि ऐसा कंडीशन जो घटना के विपरीत होनी हो। घटना तो हर चीज़ों को कहेंगे, ये घट रहा है तो घटना हो गया, पर दुर्घटना मतलब कि वह घटना जो आप प्रिडिक्ट न किए हों और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में होती है। कलेक्टर मतलब क्या होता है? कलेक्टर मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके अधिकार क्षेत्र में समस्त एरिया आता है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा या होता है। हैंडलिंग किसको कहते हैं? हैंडलिंग मतलब कि रिलेशन टू हजार्डस सब्सटेंस। हजार्डस सब्सटेंस हर वो सब्सटेंस है जो किसी भी डायमेंशन में, किसी भी फेज में अपने वो रहे, चाहे वो सॉलिड रहे, चाहे लिक्विड रहे, चाहे गैस रहे, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में रहे, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में रहे, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वो ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, वो हमारे जो है आपका प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, वो हजार्डस सब्सटेंस में आता है। हैंडलिंग में इन्हीं हजार्डस सब्सटेंस की जो है आप पैकेजिंग, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, जो है आपका सेल, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेट और वन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हैंडलिंग के अंतर्गत आती हैं। हजार्डस सब्सटेंस का जो मैंने परिभाषा बताया, यही चीज़ 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है। सारे आई बटन में आ जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे। ओनर मतलब द पर्सन हु हैज़ ओवरऑल कंट्रोल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग। ये ध्यान रखने की बात है कि उस हजार्डस सब्सटेंस का जो हैंडलिंग है, जो हैंडलिंग कर रहा है, जो अथॉरिटी, वो इसका ओनर में आएगा। रिलीफ फंड मतलब कि मीन्स कि इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड इस्टेब्लिश्ड बाय अंडर सेक्शन 7A। जो भी 7A के अंतर्गत रिलीफ फंड इस्टेब्लिश हो उसको हम कहते हैं। वैसे कभी कभी हजार्डस वेस्ट में इसमें जब लीकेज होता है तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत भी आता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उसके देख रेख में ये सारा प्रोग्राम फिर चलने लगेगा। जैसे गैस लीक अभी रिसेंटली हुआ है, जैसे आपका चेरनोबिल डिज़ास्टर था, लव कैनाल एपिसोड था, फिर आपका फ्यूजियामा है, ये सब हजार्डस सब्सटेंस को रिलीज़ किए जो टॉक्सिक हैं। फिर सेक्शन 3 डेथ एंड इंजरी ऑफ द पर्सन की बात करता है। अदर देन वर्कमैन,
अब वर्कमैन क्या है, वर्कमैन का वर्क क्या होगा, कैसे वो क्लासिफाई होता है? तो वर्कमैन आता है कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत, और इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति वहाँ पर इनरोल्ड होकर वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने करीबन 1 लाख लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, और मैं खुद को कहता हूं कि भाई मैं टाटा ग्रुप्स का हूं, ठीक है। अब टाटा की इंडस्ट्री में जो ऑन रोल वर्कर हैं वो वर्कमैन के इसके अंतर्गत आते हैं। इंजरीज क्या है? अब इंजरीज मतलब कि या तो परमानेंट हो या तो पार्शियल हो, दोनों ही केस में इंजरी को एक्सीडेंट के अंतर्गत रखा जाता है और इससे मुआवजे को तय किया जाता है। तो वर्कमैन, आप समझ लीजिए, इंजरी तो किसी भी पर्सन के लिए नियम लग सकता है। दुर्घटना में इंजरी, आप साइकिल से बाहर इंडस्ट्री के जा रहे हैं, आप इंडस्ट्री में कुछ विस्फोट हुआ, आप गिर गए, तो वो भी आप उसके इंजरी में आएंगे, केस में आएंगे। तो वर्कमैन के लिए अलग नियम है, अलग क्लास है, उसका कंपनसेशन अलग नियम के अंतर्गत होता है। जैसे कंपनसेशन ग्राउंड पे दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर उसके या परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलती है, तो ये कंपनसेशन ग्राउंड आता है जो वर्कमैन के लिए लगता है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, पर इट इज़ गुड। बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों ने दी हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि रेल उन्होंने दिया, टेलीफोन उन्होंने दिया। और रेलवे के बारे में एक बड़ा मज़ेदार कहानी है। रेलवे जब अंग्रेजों ने भारत को दिया तो उसी पल उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी। जो क्रांतिकारी भाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करने में महीनों लगते थे, वो रेल से दिन के अंदर में ट्रेवल करने लगे, और इसके कारण जो है क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से मोबिलाइज्ड हो गई। तो हर चीज़ का तो ऐसे तो हम लोगों के लिए तो वो तो मेरिट में ही आएगा। फिर इसके बाद आता है कि सेक्शन 4 कहता है कि ओनर शैल टेक आउट बिफोर एनी स्टार्टिंग ऑफ हजार्डस हैंडलिंग सब्सटेंस को, लायबिलिटी को, उसमें उनका पहला उत्तरदायित्व तो क्या बनता है। देखिए, इसमें जो शब्द लिखे हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में जिसमें आप सरल लगे नोट्स बना सकते हैं, परंतु सेक्शन मत चेंज कीजिएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओनर जो है कोई भी हजार्डस सब्सटेंस का काम शुरू करेगा, उसको पहला काम है कि वो पूरा इंडस्ट्री इंश्योर्ड हो। जैसे आप गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो थर्ड पार्टी, टू पार्टी, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, जो इंश्योरेंस आप कराते हैं उसी हिसाब से, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी इंश्योरेंस होता है। फिर सेक्शन 5 कहता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी नोटिस कलेक्टर को इमीडिएट प्रभाव से तुरंत देनी चाहिए ओनर को, और उस दौरान कलेक्टर वहाँ पे पहुँचे और पहुँचकर कार्रवाई का निरीक्षण करे, अवलोकन करे और अपनी आख्या रिपोर्ट को सबमिट करे। 6(1) सेक्शन 6 का 1 कहता है कि एप्लीकेशन, अब भाई दुर्घटना हो गई तो एप्लीकेशन कौन देगा, कौन उत्तरदायी है इस एप्लीकेशन प्रक्रिया के। तो पहला है कि जो पर्सन है जो दुर्घटना में घायल हुआ वो दे सकता है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दे सकता है जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो, वह व्यक्ति दे सकता है जो कि लीगली वहाँ पे वर्क करता हो, वह व्यक्ति दे सकता है जिसकी मृत्यु हुई हो। आप कहेंगे कि जिसकी मृत्यु हो गई वो कैसे देगा, उसका रिलेटिव जो नॉमिनी के केस में आता है। जैसे बैंक में आप फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें कहता है कि हु इज़ योर नॉमिनी, तो आप नॉमिनी पे अपने पापा, मम्मी, पत्नी, भाई किसी को टिक करते हैं, तो वो आता है नॉमिनी में, तो वो नॉमिनी हो जाएगा। नॉमिनी अगर वयस्क नहीं है, बालिग नहीं है, तो इन केस में फिर वह चीज़ उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव को प्रदान की जाती है सहमति से। इसीलिए बैंक का फॉर्म और ये सब भरने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान पूर्वक जो है भरना चाहिए।
कभी भी नाबालिग को नॉमिनी न बना दें, कभी ऐसे चीज़ को नॉमिनी न बना दें जो आपके फ्यूचर में आप ही का घाटा हो जाए। फिर इसके बाद से सेक्शन 6 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? नो एप्लीकेशन फॉर रिलीफ। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कंपनी आपको दुर्घटना के समय होने वाले नुकसान का भरपाई देने के लिए बाइज्ड है। अब आप 5 साल बाद आइए, कहिए कंपनी की दुर्घटना का पैसा हम मुआवजा मिले, वो नहीं दे सकती, वो नहीं देगी। वर्कमैन प्रिंसिपल का नियम जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये वर्कमैन प्रिंसिपल का नियम में ये बात स्पष्ट कही गई है कि जैसे अब दुर्घटना में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसी वर्कमैन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना होती है, भगवान न करे हो, कोई दुर्घटना कहीं हो, कोई दुर्घटना हो जाती है, उस केस में पहले एसी के लोगों को हटाएंगे, स्लीपर के हटाएंगे, फिर जनरल के हटाएंगे। क्यों होता है? कोई उनसे विरोध और वो नहीं है, वो टर्म्स हैं जिस नियम का पालन करना होता है। एसी फर्स्ट क्लास को पहले निकालेंगे, फिर सेकंड क्लास को निकालेंगे, फिर थर्ड क्लास को निकालेंगे, फिर उसके बाद से स्लीपर को निकालेंगे। फिर स्लीपर पे आप देखते होंगे नंबर लिखा है S1 S2 S3, उसी सीक्वेंस में लोगों को हटाया जाता है। फिर उसके बाद से जनरल बोगी आती है। ऐसा होता क्यों है? AC1 का टिकट महंगा होता है सबसे, फिर AC2 का आता है, फिर AC3 का आता है, फिर स्लीपर का आता है, फिर जनरल का आता है। ठीक है, अब AC1 का जो टिकट होगा उस पर जो इंश्योरेंस स्कीम रन करेगी गवर्नमेंट की पर किलोमीटर के रेट से, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू AC2। तो इसीलिए AC1 को पहले हटाते हैं, फिर AC2 को क्योर करेंगे, फिर AC3 को क्योर करेंगे, फिर स्लीपर क्लास को टच करेंगे, फिर जनरल बोगी को टच करेंगे। क्योंकि जो जनरल बोगी का टिकट होता है उस पर किलोमीटर हर रेलवे के टिकट पे आपका इंश्योरेंस रहता है। हर रेलवे के टिकट पे आपका इंश्योरेंस रहता है। अब इस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आप जब स्लीपर का जनरल का टिकट लेंगे तो जनरल का टिकट का इंश्योरेंस का वैल्यू कम रहता है, और कंपनियां अपने मैक्सिमम वैल्यूज़ को पहले एसेट को बचाती हैं क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा हर्जाना देना है। अब रेल दुर्घटना हुई, मान लीजिए कोई रेल कर्मचारी घायल हुआ, वर्कमैन में आएगा, कोई रेल कर्मचारी उसमें घायल होता है, तो यदि मान लीजिए कि इंजरी हुई, उसका अंगूठा कट गया, तो उसको सबसे ज़्यादा मुआवजा अंगूठे का मिलेगा। उंगलियां कटने पे मुआवजा कम है, एक उंगली कट जाए या 2 उंगली कट जाए तो मुआवजा कम मिलेगा, पर अंगूठा कटने का मुआवजा इन चारों उंगलियों के से ज़्यादा है। अगर चारों उंगलियां भी कट गई तो भी अंगूठे का मुआवजा ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों ही हाथों का, दोनों ही पैरों का, क्योंकि जब मैं हाथ बोला तो लोग कहेंगे पैर का अंगूठा, तो वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो इसको ये चीज़ होती है वर्कमैन प्रिंस जो कंपनसेशन होता है। डेथ के केस में उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और उनका इंश्योरेंस क्लेम सरकार उनको एक रकम देगी राहत के तौर पे, इमीडिएट तत्कालीन सहायता कोष से रिलीज होता है रकम। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके बाद से सेक्शन 8 का 1 कहता है कि द राइट ऑफ क्लेम ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 1 of 3 इन रिस्पेक्ट टू डेथ और इंजरी, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी shall be in addition to any other right to claim compensation in respect to thereof under any other law for the time being in force। अर्थात सेक्शन 3 में जो बातें कही गई थी 3 में डेथ इंजरी वाली, उसी बातों को यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि तत्काल सहायता से वहाँ के लोगों को रिलीफ करना ये प्रथम कर्तव्य उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी का होता है। अगर ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 ड्यूरिंग भोपाल गैस डिजास्टर होता हमारे पास, तो या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता आफ्टर भोपाल गैस से पहले, तो वार्नर एंड एंडरसन कंपनी, जितना लॉ मैं पढ़ा हूँ उसके मुताबिक, वो उसकी दमड़ी दमड़ी बिक जाती और एक एक व्यक्ति को मुआवजा पूरा पूरा मिलता। सरकार की गलती नहीं है, उस समय ये लॉ इन्फोर्स ही नहीं था। लॉ होता तो दिक्कत नहीं होती, जब तक कानून नहीं है तभी तक दिक्कत। जहाँ कानून है वहाँ दिक्कत किसी को नहीं होगी, किसी भी जनमानस को नहीं होती है।
इसके बाद सेक्शन 10 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ जो है उस डिज़ास्टर के इंस्पेक्शन करें, उस प्रीमिसेस का मॉनिटरिंग, उसकी नेसेसिटी को चेक करना, इस प्रोविजन ऑफ एक्ट के अंतर्गत आता है। किसी पर्सन को असाइन कर सकता है, किसी को असिस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 11 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 10 के अंतर्गत व्यक्ति को अथराइज करने का परमिशन दे सकता है, प्रदान कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, जो कि उस पूरे प्रेमिसेस का या जिस व्हीकल से जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन या कोई कन्वेंस हो, वो सारे चीज़ें रिम्बर्स करना या जो है उसको फैसिलिटेट करना इसमें शामिल होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये दोनों सेक्शन को आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं दुर्घटना होती है तो आप टीवी पे क्या देखते हैं, एक नंबर आ रहा है हेल्पलाइन नंबर, वो यही चीज़ है। हेल्पलाइन नंबर फ्लैश होने लगा, अस्पताल का नंबर फ्लैश होने लगा, फिर इंजर्ड पर्सन को उनके होम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है, स्पेशल ट्रेनें चला देती है, स्पेशल बसें चला देती है, वो यहीं से आता है। यही सेक्शन 10 और 11 से आता है। अब जब कभी भी आप दुर्घटना को देखेंगे तो आप वो नंबर फ्लैश होता देखेंगे तो आपके दिमाग में यही चीज़ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्लिक करेगा, जो फैसिलिटी सरकार देती है इमीडिएट। देखिए तत्कालीन जो मदद होती है ना, वो मदद कोई बायस नहीं है कि आप करोड़पति हैं तो आपके वेल्थ के अकॉर्डिंग हो, वो सबको एक एवरेज रकम दे दी जाती है, उसके बाद से मुआवजा दिया जाता है। सेक्शन 12 क्या कहता है कि यह प्रोहिबिट करता है हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस के बारे में। और सेक्शन 12B कहता है कि स्टॉपेज, तुरंत अगर आप नॉन परमिटेड हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग कर रहे हैं जिसका परमिशन आपके पास नहीं है, और यदि सरकार को पता चलता है उस दौरान सेक्शन 12 को वो लागू करेगी। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस लॉ को इन्फोर्स करते हुए आपके हजार्डस सब्सटेंस की जानकारी लेगी। उसके बाद आपकी बिजली और पानी और अदर सप्लाई के ऊपर रोक लग सकती है। फिर सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 सेक्शन 12 को स्पष्टीकरण देता है कि अब आप पनिशमेंट की तरफ मूव कर गए। अब आपके ऊपर चार्जेस और पनिशमेंट लगने शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट होता है और जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 मंथ, 1 साल 6 महीने की जेल होगी, आपको होनी ही होनी है। इसके बाद से ये 6 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना, कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना तुरंत, और जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि आप दुर्घटना के बाद भी आपकी इंडस्ट्री फिर से वही हरकतें कर रही है तो आपका टर्म इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज हो जाएगा, वो 7 ईयर का होगा एक्सटेंशन, और 1 लाख रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये जो 1 लाख रुपए जुर्माना है ये मिनिमम है, इट शुड बी गो टू अप टू करोर्स जा सकती है एज पर द रेडियस ऑफ द डैमेज। उस डैमेज के जो रेडियस है, जो डायामीटर वो कवर कर रहा है, आप ये समझ लीजिए कि जितना उसका घेरा है, जितने एरिया को वो कवर कर रहा है, वो पूरा एरिया उस में आएगा। जो भी पोल्यूटेंट के जद में आया, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनवायरनमेंट, उसके नुकसान की भरपाई कंपनी ने करनी ही करनी है। अन्यथा आपके ऊपर 360 का जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लागू हो जाएगा, और फिर 18 साल की एज अगर आपकी कम है मालिक की तो बच गए, नहीं तो बचेंगे क्या, अब तो जुवेनाइल जस्टिस चलेगा आपके ऊपर, जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर आपके अंदर में आ जाएंगे, नहीं तो आपको जुर्माना पूरा का पूरा तो अदा करना है। जुर्माने में कोई कसौटी में कहीं रिलीफ नहीं है, और ये सही भी है भाई। इंडस्ट्री आप लगाइए, मुआवजा सरकार क्यों देगी? किस बात का मुआवजा देगी? इंडस्ट्री का परमिट दिया आपको सारा इन्वायरमेंट का पैरामीटर आपको दे दिया। सरकार ने कहा आप हर इंडस्ट्री में इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑफिसर्स को नियुक्त कीजिए जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन MSc इन्वायरमेंटल साइंस हो। अगर आप उसको नियुक्त नहीं करते हैं, किसी और को नियुक्त करते हैं और फिर दुर्घटना होती है,
तो ये पेनाल्टी और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। इसीलिए एनजीटी का कड़ा कानून है कि कहीं भी इन्वायरमेंट की एनालिसिस हो रही है, कोई भी बंदा इन्वायरमेंट का काम कर रहा है, चाहे वो नदी का पानी का ही सैंपल ले, उसकी डिग्री एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस होनी अनिवार्य है। अगर नहीं है तो वो कंसल्टेंसी, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबंधित है। उसकी कंप्लेन एनजीटी में कर सकते हैं। एनजीटी की वेबसाइट खोलिए, एनजीटी का लॉ जब पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, कई चीज़ें आपको मैं ऐसी सिखाऊंगा कि आप खुद में कंप्लेन कर सकते हैं, आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर कोई भी क्यूरी जो है आस्क करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, या किसी भी पर्सन ने कोई डिस्चार्ज किया, किसी भी फंक्शन का ओवरलुक होता है, कोई भी दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है और दुर्घटना हो रही है, अब ये सब जोड़ते जाइए आप, 1 लाख ऊपर 1 लाख, ये 14(1) में 1 लाख, 14(2) में 1 लाख, 14 जो है आपका 15 में 1 लाख है, 10,000 मिनिमम फाइन है इसका, और 3 साल 3 मंथ की जेल। अगर मान लीजिए सरकार आपसे कहती है कि भाई अपना डेटा दिखाइए जिससे आपका डिजास्टर हुआ है, आपका ये डेटा ही नहीं है, कहे चलो इसको भी रखो। तो जैसे होता है ना कि कभी आप देखें कि कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो कहते हैं इनको धारा 310, 320, 330, 340 के अंतर्गत पेनल्टी दी गई। तो ये वही है, यहाँ पे पकड़े गए तो आपको सेक्शन 14, 1, 2, 3, 16 रेल देंगे, लगा देंगे लाइन आपका, और लगातार लगे इस सेक्शन में ना आपको इतने पेनल्टीज देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो पेनल्टी है वो तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो अकॉर्डिंग टू द वेल्थ ऑफ पोल्यूटर होती है, और उस हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ जाएगा। ऑफेंस का भी प्रावधान है, कंपनी आप जो है ऑफेंस कर सकती है, परंतु इन केस ऑफ ऑफेंस भी अगर आप गिल्ट फाउंड किए गए तो पनिशेबल होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। सेक्शन 21 कहता है, अब देखिए आप सोच रहे हैं 16 के बाद 21 पे आ गए, 16 के बाद 21 पे इसलिए आए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज पर पीसीएस जुडिशरी, और जो इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो नेट वेट की तैयारी करते हैं बच्चे एनटीए नेट की, उनके लिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट्स या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए, तो ये सारा चीज़ को मैं बहुत इंपॉर्टेंट को ही कंसीडर करता हूँ। सेक्शन 21 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरी कमेटी का गठन करके इंश्योरेंस पॉलिसीज का आपके अध्ययन करवा सकती है, जिसमें 3 ऑफिसर्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2 ऑफिसर्स इंश्योरर होंगे, इंश्योर करने वाले इंश्योरेंस कंपनी के होंगे, 2 पर्सन फ्रॉम ओनर होगा, 2 पर्सन एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिगार्डिंग हैजार्ड वेस्ट, मतलब वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे, और ये इनके प्रेजेंस में सारा का सारा हिसाब किताब देखा जाएगा, जांच पड़ताल होगी, और उसका रिपोर्ट आख्या जो है गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सेक्शन 23 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि इसका एक्ट के अंतर्गत किसी भी नियमावली में बदलाव करके रूल के तरफ इसको रूल को क्रिएट कर दे। रूल ऑलरेडी इसका बन चुका है, एनवायरमेंटल का जो है आपका द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रूल, रूल में जो मटेरियल था वो शेड्यूल में इसमें दिया हुआ है, रूल कहीं पूछ नहीं रहा है, इसीलिए मैंने एक्ट को कंसीडर किया है। जिन बच्चों को लॉ में के सारे सेशंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, और पूछिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे ने हमसे पूछा था इसके पीछे वाले जो मैंने पढ़ाया लॉ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर सेल रूल, उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि जो है सर हम माइक्रो बायोलॉजी से हैं और कैसे हम जो है पैथोलॉजी खोल सकते हैं क्या, या पैथोलॉजी में जा सकते हैं क्या, कैरियर एस्पेक्ट को लेकर पूछा था। हालांकि वो क्वेश्चन उस प्रेजेंटेशन का नहीं था, पर किसी भी प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा का पूरा आंसर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा बिना सोचे समझे, आपको जो क्यूरी होगी आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। फिर अब शेड्यूल्स की बात, अब देखिए शेड्यूल में वही चीज़ जो आप पेनाल्टीज को पढ़ रहे थे उसी को, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन जो है आपका वो 12,500 से शुरू होता है सभी केसों में, फेटल एक्सीडेंट में भी 25,000 पर पर्सन शुरू होता है। तो ये सारे जो हैं आपके ये पेनाल्टीज
को यहाँ पे शेड्यूल में रखा गया है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में पेनाल्टीज ही शेड्यूल में डिस्क्राइब कर दी गई है। और पेनाल्टी एज पर द डैमेज ऑफ लगती है। ये नहीं कि आप अगर इंडस्ट्री के बहुत दूर हैं, जिस रेडियस में वो पोल्यूटेंट या वो डिजास्टर नहीं हुआ, तो कंपनी आपको लायबल है। 5 साल के बाद कंपनी लायबल नहीं है आपको किसी भी इंश्योरेंस का क्लेम, या कोई भी आपको जो है डिजास्टर में इम्पैक्ट हुए हैं तो आपको पैसा देने के। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी लायबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप निसंकोच पूछिएगा। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर इसको देख रहा है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में लेट होगा क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।